Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE examination. So आज हमारे पास में है डे 13 और डे 13 में हमारे पास में चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लिया है। क्लास 12 का कम वेटेज का अच्छा चैप्टर है और अच्छे मार्क्स आप इससे गेन कर सकते हो। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट चैप्टर नहीं है। चलो, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब पूरा चैप्टर बेस्ड ही न्यूक्लियस के ऊपर है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में दो ही टर्म आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, देखो, एटॉमिक न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारा न्यूक्लियस दो मेन पार्टिकल से बना हुआ रहता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और उसका मास जो है वो है 1.626 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। और जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और इसका मास जो होता है वो होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो इन दोनों से वो अपना न्यूक्लियस बना हुआ रहता है। कुछ टर्म्स देखनी है हमें जो न्यूक्लियर कंपोजिशन से रिलेटेड है, मतलब कि उसके अंदर क्या है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, उन टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास में आ रहा है वो है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऑफ एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियॉन। कलेक्टिवली उनको न्यूक्लियॉन बोलेंगे। दूसरा जो हमारे पास में है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में सबके नंबर है। तो एटॉमिक नंबर क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, अगर 50 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 50 हुआ, 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 हुआ। तो एटॉमिक नंबर ये होता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। फिर आता है हमारे पास में मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों का जो सम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो A-Z से निकाल सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमें क्या देता है, मास नंबर देता है। तो Z प्लस एन इक्वल टू ए, तो n इक्वल टू A-Z भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई साहब। फिर आता है आपके पास में नेक्स्ट डेफिनेशन, न्यूक्लियर मास। क्या होता है न्यूक्लियर मास, द टोटल मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। कितने प्रोटॉन है उनका मास, कितने न्यूट्रॉन है उनका मास। जब सबका मास टोटल कर लोगे तो टोटल मास जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मास बोलेंगे। ठीक है, और पांचवा जो पॉइंट है हमारे पास में वो है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होता है, अ न्यूक्लियाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस का, स्पेसिफिक न्यूक्लियस का क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड होता है, मतलब कि हम उसको किस तरह से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देखो, ए न्यूक्लियाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A। ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट को है ना क्या डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करेंगे और उसके ऊपर की तरफ आ जाएगा मास नंबर और नीचे की तरफ क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लेंगे, हीलियम ले लेते चलो। तो हाइड्रोजन को लिखेंगे हम 1H1, हीलियम को लिखेंगे 1 2H, हीलियम का क्या होता है 4। तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी वजह से है ना क्या होता है, उसका 4 होता है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। सबसे पहली जो डेफिनेशन आ रही है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। अलग अलग मास नंबर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे लिथियम का देखो, यहाँ पे हमारे कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है और अगला लिथियम क्या है, उसका एटॉमिक नंबर भी 3 है, लेकिन आप ढंग से देखो तो यहाँ पे इनके मास नंबर 6 और 7 आ रहा है।
तो इस तरह के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, आइसोटोप। तो ये लिथियम 36 जो है और ये लिथियम जो है ना 37 वाला है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोप्स हुए। जैसे ही गोल्ड का भी है, गोल्ड हैज द 32 आइसोटोप्स रेंजिंग फ्रॉम 173 टू 204। गोल्ड के तो कुछ ज्यादा ही आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो पहला आइसोटोप है 1H1, 1H2, 1H3। इन सब में देखो 1 1 और 1, मतलब कि सबके है ना एटॉमिक नंबर सेम है, बस मास नंबर 1 2 और 3 है। तो वन मास नंबर वाले को प्रोटियम, 2 मास नंबर वाले को क्या बोलेंगे हम, ड्यूटेरियम, और 3 मास नंबर वाले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्राइटियम बोलेंगे, ठीक है। तो आइसोटोप इसको बोलते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। नोट, द आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट शोज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मास नंबर बदल जाने से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है, डिट्टो है। केमिकली वो एक दूसरे के सेम टू सेम डुप्लीकेट्स है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, द एटम हैविंग द सेम मास नंबर, ऐसा एटम जिसका मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जांपल के लिए देखो, क्लोरीन और ये सल्फर ले रखा है हमने, ठीक है। अब ये क्लोरीन ले रखा है और ये सल्फर हो गया, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 और 16 है, लेकिन इनका जो मास नंबर है 37 है। इसी तरह से मैंने कैल्शियम और एक ऑर्गन ले रखा है, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन का 18 है, लेकिन इनके मास नंबर 40 और 40 है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, आइसोबार्स बोलते हैं। फिर आते हैं बच्चों आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, द न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होगा जिसमें हमारे पास में न्यूट्रॉन्स के नंबर्स क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन 1737 और पोटेशियम 1939 आर द आइसोटोन्स एज द बोथ कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो निकाल के देखो इनके न्यूट्रॉन, 37 में से 17 माइनस करो 20 आएगा, और 39 में से 19 माइनस करो तो भी 20 ही आएगा। तो इनके न्यूट्रॉन के नंबर सेम है, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है बच्चों आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, देयर आर द न्यूक्लियाई विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड द सेम मास नंबर बट एग्जिस्टिंग इन द डिफरेंट एनर्जी स्टेट, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम मास नंबर होगा, सब कुछ सेम होगा, बट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट एनर्जी स्टेट, अलग अलग एनर्जी लेवल पे वो रहते हैं, ठीक है। उस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगी, चार चीजें। एक हमने बताया आइसोटोप के बारे में, एक आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में, और एक आइसोमर्स के बारे में, ठीक है। आया समझ में। चलो अब कुछ मासेस की यूनिट्स वगैरह, मास के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर मास, एटॉमिक मास वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला जो आपके पास में मास का टाइप आ रहा है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, the average atomic mass of element is defined as the weighted average of the atomic mass of all isotopes of element। किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स है उन सबका एवरेज मास जो होगा, वेट करा हुआ, मेजर किया हुआ, उनका एवरेज अगर आप निकालोगे तो उस तरह के मास को हम क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं देखो, हमारे पास में एक एग्जांपल में लिखा है कि नॉर्मल क्लोरीन कंटेन्स द 75% ऑफ क्लोरीन 35, ठीक है। हमारा जो क्लोरीन का पूरा एलिमेंट होता है ना, उसके अंदर मोस्टली 75% उसके पास में 1735 वाला क्लोरीन होता है, और 25% जो होता है वो 1737 वाला क्लोरीन होता है। तो आइसोटोप्स दो हो गए ये इसके। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तो देखो इसका मास नंबर 35 है ना, उसको 75 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसका मास नंबर जो है ना हमारे पास में 37, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइडेड बाय दोनों के परसेंटेज ऐड कर दो, तो आपके पास में जो एवरेज निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। देखा, आया समझ में। जैसे 75% 35 का है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 25% 37 वाला है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय परसेंटेज, मतलब 100 से डिवाइड मार दिया, तो 35.50 जो आया हमारे पास में, एक एवरेज एटॉमिक मास आया है किसका, क्लोरीन का, ठीक है। फिर आपके पास में स्टैंडर्ड और वैलिड एक नई डेफिनेशन आती है जो ज्यादा मानी जाती है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
कार्बन के भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है, आइसोटोप्स है, जिसमें से कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप वाला एटम है कार्बन, उसका 1/12 पार्ट अगर हम ले, उसके मास का 1/12 पार्ट अगर हम ले, तो उस मास को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो देखो 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। मास ऑफ C12 एटम होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻26। इसको मैं 1/12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 AMU में मास मिलेगा। और ये जो होता है इसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इसको 1U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 1 AMU से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU इतना है, मास ऑफ प्रोटॉन AMU में इतना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन AMU में इतना है, जबकि केजी में इनका मास कितना है ये। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखनी है। AMU में बोल के बता देता हूँ कि 0.00055 AMU इलेक्ट्रॉन का मास है, 1.0073 AMU में मास प्रोटॉन का है, 1.0086 AMU में मास किसका है, न्यूट्रॉन का मास है। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, बाकी केजी वाली वैल्यूज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर आता है हमारे पास में बच्चों इलेक्ट्रोवोल्ट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोवोल्ट की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब वहां पे जाके एक बार और देखिएगा, मैं यहाँ पे वापस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये वो एनर्जी डिफाइन करी जाती है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा गेन की गई है। व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के अंदर से क्रॉस होके जा रहा होता है, और जब वो उस 1 वोल्ट में क्रॉस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 EV बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बोलेंगे। कि भाई इलेक्ट्रॉन ने 1 वोल्ट में डिफरेंस ट्रैवल करा, तो उस समय उसने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन करी उस एनर्जी को 1 EV बोलेंगे। 1 EV की वैल्यू ये रही, और मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में इसकी वैल्यू ये रही। ठीक है। अब आ रहा है आपके पास में रिलेशन बिटवीन AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में रिलेशन क्या है। चलो देखते हैं, निकालते हैं इसको। द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू mc² होता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एन एटॉमिक मास यूनिट, मास कितना है, m की जगह पे हम डालेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसको हमें डालना है AMU में, तो AMU की वैल्यू kg के बराबर ये होती है, तो हम डालेंगे m की जगह पे ये। c की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की 2.998 इंटू 10⁻8, इसको भी यहाँ हम डाल देंगे। और जब हम इसको वैल्यूज को पुट करेंगे तो जूल्स में आंसर आएगा, जिसको है ना मैं ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.602 इंटू 10⁻96 डिवाइड मार दूंगा। और जैसे ही मैं डिवाइड मारूंगा तो एनर्जी की वैल्यू 931 MeV आएगा, मतलब कि एक AMU की वैल्यू 931 MeV के बराबर होती है। और आप कह सकते हो कि एक AMU से इतनी एनर्जी को आप रिलीज करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, AMU और MEV का रिलेशनशिप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपके पास में आ रहा है न्यूक्लियर साइज, और उसके बाद में आ रही है न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियर साइज, द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके मास नंबर पे डिपेंड होगा। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कम है, हीलियम का थोड़ा बढ़ेगा, लिथियम का बढ़ेगा, तो पीरियोडिक एलिमेंट में आप बढ़ते जाओगे तो उनका वॉल्यूम, उनका स्पेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनकी जो भी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। इफ R इज द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, मान लो कि किसी न्यूक्लियस की रेडियस को लिया है हमने कैपिटल R, हैविंग द मास नंबर कैपिटल A, उसका मास नंबर भी A ले लिया, तो मैं लिख सकता हूं कि 4/3 πr³ वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास नंबर के। डन। अब 4/3 पाई तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक सॉरी मास नंबर। तो R³ इज प्रोपोर्शनल टू A, तो R इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू पावर 1/3। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करूंगा तो R इक्वल टू R0 A रेज टू पावर 1/3। यहां से आपको क्या मिला, एक रिलेशन मिला। और ये जो रिलेशन है ये डिस्क्राइब करता है क्या, क्या डिस्क्राइब करता है, ये न्यूक्लियर के साइज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ R0 डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। फॉर इलेक्ट्रॉन R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर होगी। ठीक है, R0 की डिपेंड करेगी पार्टिकल का क्या नेचर रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है बच्चों हमारे पास में न्यूक्लियर डेंसिटी।
क्या होती है न्यूक्लियर डेंसिटी? द वॉल्यूम डेंसिटी तो सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे भी है ना, न्यूक्लियर मास डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो हमें न्यूक्लियर डेंसिटी मिल जाएगी। तो देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर, न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो वो अगर मास नंबर पे डिपेंड हो रहा है तो सीधी सी बात है ना, डेंसिटी उसके साइज पे डिपेंड नहीं होगी, उसके मास नंबर पे डिपेंड होगी। तो ये चीज का ध्यान रखना, डेंसिटी है ना साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए भी वही डेंसिटी है जो दूसरों के लिए डेंसिटी है। आगे भी बताऊंगा कि मैं सबके लिए सेम डेंसिटी क्यों होती है। देखो, लेट ए बी द मास नंबर ऑफ एंड आर बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ए को लेते हैं मास नंबर, कैपिटल आर को लेते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इफ एम इज द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अगर एक एटॉमिक मास का, एक मास नंबर का मास जो है वो एम है, तो ए टाइम्स कितना हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। समझ रहे हो? मान लो कि एक मास नंबर जो है उसका वजन है 10 ग्राम, 100 मास नंबर होंगे तो कितना होगा, 10 × 100 ही करोगे ना तुम, तो वही करा है यहाँ पे। तो मास नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एवरेज मास से, तो मास ऑफ न्यूक्लियस हमें मिल गया टोटल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई को वैसा के वैसे रखूंगा, आर क्यूब की जगह पे मैं डालूंगा आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, और फिर इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आर नॉट के ऊपर क्यूब लगाया तो ये आर नॉट क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल आउट, तो ये एज इट इज ए आ जाएगा। सो दिस इज द वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को लिखूंगा मैं एवरेज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब अपॉन, सॉरी, इंटू ए। तो यहाँ पे ए से ए कैंसल आउट हो गया, तो हमें न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला मिला 3m/4πr0 क्यूब। तो यहाँ पे देखो ना, कहीं पे भी बता रखा है क्या, कहीं पे भी है ना आर दे रखा है क्या, रेडियस दे रखी है क्या, तो रेडियस नहीं दे रखी है, तो सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ एनी टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है। तो नोट भी लिखा है मैंने इसके बारे में कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। ये मास नंबर से भी इंडिपेंडेंट है, जबकि साइज से भी ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप इन सब की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी मिलेगी, कितनी है वो, 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतने सारी डेंसिटी रहती है, काफी ज्यादा है ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बच्चों आपके पास में आ रहा है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लो, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब करी, किसने करी, बाय द वे जेम्स चैडविक ने करी थी, किस ईयर में करी, कैसे करी, वो आपके मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़नी है न्यूट्रॉन की। तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। पहली प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जो सभी में प्रेजेंट रहता है, बस हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन हैज अ नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। इट्स मास इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है। तीसरी प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की, अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। फ्री न्यूट्रॉन हमेशा अनस्टेबल रहेगा, कभी भी इसके कोई भरोसे नहीं है, थोड़ी देर में ये वैसे भी है ना क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कैसे, इट्स स्पॉन्टेनियसली डिकेज इनटू प्रोटॉन, टूट के ये किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, एंड एंटी न्यूट्रिनो में भी बदल जाएगा, विद अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1000 सेकेंड। तो कोई न्यूट्रॉन अगर जनरेट होता है तो 1000 सेकेंड के अंदर वो हाफ लाइफ टाइम रहेगा, और अगले 2000 सेकेंड में वो न्यूट्रॉन पूरा ही फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखिए कि न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में बदला है, इलेक्ट्रॉन में बदला है, और ये एंटी न्यूट्रिनो में बदला है। एंटी न्यूट्रिनो इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है। इतना डीप में हमें नहीं चाहिए। और साथ में ये क्या करता है, थोड़ी सी एनर्जी को भी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर न्यूट्रॉन की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कि न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, हैव द लो आयनाइजिंग पावर। तो ऑब्वियसली बात है इसकी आयनाइजिंग पावर नहीं होगी, ना तो प्लस बनेगा ना माइनस बनेगा। फिफ्थ, दे कैन इजीली पेनिट्रेट हैवी न्यूक्लियर एंड इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ये बहुत बड़े से बड़ी चीजों को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं आराम से हैवी न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, और इनका काम न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है। चीजों को पेनिट्रेट करने के लिए, रिएक्शंस को ट्रिगर करने के लिए इनका यूज होता है। सिक्स प्रॉपर्टी है, दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी।
ये रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करते हैं इन मेनी एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ये रिलीज हो रहा तो कह सकते हो कि आप वो एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बच्चों आपके पास में न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस नेचर के 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें से न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिक फंडामेंटल फोर्स है हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये ऐसे फोर्स होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करते हैं ऑफ द न्यूक्लियस विच कीप देम बाउंड टुगेदर इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस। इतने सारे प्रोटॉन्स और इतने सारे न्यूट्रॉन्स को टाइनी से न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर फोर्सेस करते हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स नोन इन द नेचर। सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर इसको ऑर्डर वाइज कंपेयर करूं तो ग्रेविटी 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 और न्यूक्लियर फोर्स जो है 10⁻38। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है ना रिपल्शन को ओवरकम करके उन प्रोटॉन को आपस में बांधे रखने का काम कर सकता है। दूसरा, दे आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस इफेक्टिव अप टू 2 to 3 फर्मी फ्रॉम अ न्यूक्लियन। काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं और इस रेंज के अंदर ही ये काम करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दे हैव चार्ज इंडिपेंडेंट नेचर, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना इनकी आयनाइजिंग पावर है, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होते हैं। चौथी, दे शो द सैचुरेशन इफेक्ट, इन एसेंस अ न्यूक्लियन कैन इंटरेक्ट ओनली विद द नेबरिंग न्यूक्लियन। तो मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, लेकिन इनका जो पेयर जो फोर्स लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर वो किसी दूसरे तीसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये काफी सैचुरेशन इफेक्ट को दिखाते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है वो किसी और को इफेक्ट नहीं करेगा। पांचवी प्रॉपर्टी, दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, इन एसेंस दे डू नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियस। कोलॉम्बिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसे ये काम नहीं करते हैं और ये लाइन सेंटर नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। चलो, तो अब हमारे पास में आ रहा है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियस विद द डिस्टेंस। पेयर ऑफ न्यूक्लियंस के लिए है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हमें। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, देखो हमारे पास में है ना, यहाँ पे ले रखा है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंसेस और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले रखी है, पोटेंशियल एनर्जी ले रखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है हमारे पास में और वो पेयर है, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का उनके बीच की डिस्टेंस के साथ में क्या है, ये ग्राफ है। पूछा भी जाता है, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ आर नॉट नियरली इक्वल टू 0.8 फर्मी मीटर। अगर पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी है ना 0.8 फर्मी मीटर है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, और ये रही हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये इस पॉइंट पे दिख रहा है आपको, ये 0.8 है, मतलब 1 के बहुत ही क्लोज है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसके बारे में ग्राफ में कि फॉर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन आर नॉट द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड इट रैपिडली डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस एंड बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4 फर्मी मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास में लिखा है कि ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब इससे ज्यादा डिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और ये रैपिडली डिक्रीज होगा विद द डिस्टेंस एंड बिकम नेग्लिजिबली स्मॉल, और ये आगे जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, और नेग्लिजिबली स्मॉल होने के साथ साथ में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या रहेगी, 4 फर्मी मीटर के आसपास। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है इस ग्राफ से कि फॉर अ डिस्टेंस लेस देन आर नॉट से कम डिस्टेंसेस के लिए, ये वाली डिस्टेंस के लिए द न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रांगली रिपल्सिव। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्टोर होगी, लेकिन साथ साथ में इनके बीच में ना फोर्स रिपल्सिव भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है हमारे पास में वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ग्राफ याद रखना पड़ेगा आपको, ग्राफ पूछा जाता है। चलो आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास में आ रहा है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन का फेमस रिलेशन आपने सबने सुना होगा, E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। तो वही है कि आइंस्टीन शो दैट E इक्वल टू mc स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन एक्सप्रेस द इक्विवेलेंस बिटवीन द मास एंड एनर्जी। ये इक्वेशन दिखाती है एनर्जी और मास का रिलेशन। सामने देख के पता पड़ रहा है E जो है वो मास से रिलेट हो रहा है इक्वेशन में। Thus, the energy contained of an object is its mass times the square of the speed of light. कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एनर्जी कंटेन है तो वो उसके मास टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है। दिस प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए एंड हार्नेसिंग इट एज अ सोर्स ऑफ पावर। ये बताता है कि किस तरह जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो सारा के सारा मास किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड वाइस वर्सा, कि हम एनर्जी को भी मास में समहाउ कन्वर्ट कर सकते हैं समहाउ, लेकिन पॉसिबल अभी बहुत ही कम केसेस में होता है वो। एंड द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मास। तो बस बताते हैं कि भाई एनर्जी को आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और या तो क्यू वैल्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में जनरेट होने वाली एनर्जी है। ठीक है, अब आता है आपके पास में नया टॉपिक, मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एक एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास, आप इन दोनों को ऐड करो तो एक सर्टेन वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के मास को कंबाइनली ऐड करो। कंबाइनली ऐड करने का मतलब पूरे न्यूक्लियस का मास ले लो आप। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मेजर करोगे तो यू विल सी अ डिफरेंस कि भाई आपने जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब अलग अलग ऐड करा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को जब ऐड करा और उनका मास जोड़ा, ठीक है, बट आप जब न्यूक्लियस का मास अलग से निकालते हो तो इनके मास में एक डिफेक्ट आता है, मतलब इनके मास में एक डिफरेंस आता है। इस तरह के मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही है कि भाई डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो भी मास है, एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उनका जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कंसीडर द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस लेते हैं हम, ए एक्स जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट हैज द जेड प्रोटॉन्स एंड द ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। तो जब अपन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो उस कंडीशन में मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होगा डेल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर, कितने हैं, 5 प्रोटॉन है तो 5 प्रोटॉन का मास टोटल कर लेंगे, प्लस न्यूट्रॉन का मास। जब इन दोनों को ऐड किया आपने, इन दोनों को ऐड किया और न्यूक्लियस के मास को उससे कंपेयर करा तो दोनों में एक डिफरेंस आया और ये डिफरेंस बताता है एक मास का अंतर। इसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, जहां पर एमपी और एम एन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और एम जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जो आ रहा है वो है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेकअप अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड टू सेपरेट देम टू सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। न्यूक्लियस को इस तरह से तोड़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो गए, लेकिन अलग इस तरह से हुए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वापस कभी बॉन्ड, मतलब वापस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू बंध नहीं सकते। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, डेल एम यहाँ पे मास डिफेक्ट है अपने पास में। फिर आपकी अगली वाली आती है बेटा कि वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये क्या चीज है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये वो एनर्जी है पर न्यूक्लियन के ऊपर, मतलब हर एक प्रोटॉन पे कितनी लग रही है, हर एक न्यूट्रॉन पे कितनी लग रही है, कि एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन को उस न्यूक्लियस से सेपरेट किया जा सके। तो पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी लगेगी कि उस न्यूक्लियन को उस न्यूक्लियस से सेपरेट करा जा सके, उसे हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, प्रोटॉन के नंबर कितने हैं
उसे बोलेंगे हम। डन, आगे चलते हैं। अब इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का भी मास नंबर के साथ में वेरिएशन है, कि वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। मास नंबर मतलब पीरियोडिक एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन करते करते, तो उनके मास नंबर बढ़ते हैं, और वो बढ़ने के साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी वेरी करती है। तो इसके ग्राफ को देखते हैं। हमने लिया है एक्स एक्सिस पे क्या, मास नंबर, जहां पे देख रहे हो 0 से 25 नंबर तक है, 50 है, फिर 75 है, 100 है, 125, 150 और ये। और वाई एक्सिस पे हमने ले रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि 0 से 50 के अंदर ही क्या है, मोस्टली एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहती है। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे वो घटती है, बढ़ती है, वो देखते हैं। तो देखो, इस कर्व से फॉलोइंग फैक्टर्स को हम देख सकते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी कर्व रिवील्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला, the binding energy per nucleon is small for the light nuclei like hydrogen के आइसोटोप्स। ठीक है, तो देखो, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम होती है, क्योंकि इनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेकअप करना बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे इनमें से है ना, आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आराम से निकाल सकते हो। फिर दूसरा क्या पॉइंट बताता है कि इन द मास नंबर्स रेंजेस फ्रॉम 2 से 20 तक, ठीक है, 2 to 20, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व रिवील्स अ मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस लाइक हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इंक्लूडिंग द हायर स्टेबिलिटी। ठीक है, वो बताता है कि मैक्सिमम रहता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व किन के लिए, हीलियम के लिए, कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो देखो ना, हीलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या मैक्सिमम रहता है, और ये क्या रहेंगे, स्टेबल भी रहेंगे। एंड मिनिमा फॉर द लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, इंडिकेटिंग देयर लोअर स्टेबिलिटी देन नेबरिंग। और यहाँ पे लिथियम, बोरॉन और इन नाइट्रोजन के लिए ये क्या रहेगा, थोड़ा लो रहेगा, और ये लेस स्टेबल रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कि द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू द वैल्यू 8.5 MeV पर न्यूक्लियन इन द मास नंबर रेंजेस फ्रॉम 30 to 120। ठीक है, ये जो 8.5 MeV पर न्यूक्लियन है, ये मोस्टली एटम्स के लिए, मोस्टली कह सकते हो जिनका मास नंबर 30 से 120 के बीच में आता है, उनके लिए रहती है। इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 8.75। सबके लिए मोस्टली ये एवरेज रहेगी, लेकिन पीक वैल्यू रहेगी, ये देखो, अगर मैं इसको एवरेज को अगर एक लाइन से ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पीक वैल्यू निकल रही है, वो ये Fe। आयरन के लिए क्या रहती है, सबसे मैक्सिमम 8.75 MeV। इस समय आयरन के ना जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और चौथा जो बता रहा है पॉइंट, कि एज द मास नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, पीरियोडिक एलिमेंट में अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, द बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, तो वो वहां पे ड्रॉप होती है, एंड ड्रॉप्स टू 7.6 MeV न्यूक्लियन फ्रॉम यूरेनियम 238। तो ये वहां पे गिर जाएगी, जैसा आप ग्राफ में देख रहे हो, बढ़ेगी आयरन के लिए सबसे मैक्सिमम, और उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ओके, तो ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व। अब हमारे पास में आ रहा है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस, और न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है दो तरह की, एक आएगी न्यूक्लियर फिजन, और दूसरी आपके पास में आएगी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, फ्यूजन, फिजन के अंदर ही चेन रिएक्शन आती है, और दूसरा जो मेन टाइप है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। चलो देखते हैं इनको क्या होती है रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मीनिंग है कि अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ वन एलिमेंट इनटू न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। जब रिएक्शन होती है तो एक एलिमेंट पूरा के पूरा किसी और एलिमेंट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन को हीलियम के साथ में जब रिएक्ट करवाया, तो ये दोनों कन्वर्ट होकर किसमें बदल गए, ऑक्सीजन में, और इन्होंने क्या रिलीज कर दिया, एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर। इसमें वही एलिमेंट हमें वापस रिसीव नहीं होता है। इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द मोमेंटम, न्यूक्लियन चार्ज एंड एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो जब रिएक्शन होगी तो आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, न्यूक्लियॉन्स हमेशा कंजर्व रहेंगे, मतलब कि रिएक्शन से पहले जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, रिएक्शन के बाद में भी उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। ठीक है, चार्ज ऑल्सो कंजर्व, और एनर्जी भी हमारी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्यू वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। जितनी एनर्जी निकल रही है या एब्जॉर्ब की जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्यू वैल्यू बोलेंगे। चलो, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स की। पहला टाइप आ रहा है, और पहला टाइप है हमारे पास में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन।
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है? द फिनोमिना इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस जिनका है ना एटॉमिक, जिनका है ना मास नंबर क्या है अपने पास में, ए जो है वो 230 से ज्यादा होगा, एंड व्हेन एक्साइटेड स्प्लिट इनटू द टू स्मॉलर न्यूक्लियस, और उसको एक्साइटेड करो, उसको टारगेट करवाओ, उसको रिएक्ट करवाओ, तो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में वो बदल जाएगा ऑफ नियर बाय कंपेरेबल मासेस, और इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इस तरह की रिएक्शन में बड़ा एटम टूट के दो छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखो हमारे पास में फेमस रिएक्शन है, यूरेनियम 235 को मैंने न्यूट्रॉन के साथ में रिएक्ट करवाया, तो ये बन जाता है यूरेनियम 23692। ये जो यूरेनियम 23692 बना है ये काफी ज्यादा हाईली अनस्टेबल रहता है। ठीक है, कुछ टाइम में ये टूट के किस में बन जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाएगा। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल गया और साथ में ये रिलीज करेगा 3 न्यूट्रॉन और साथ में थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन, जिसमें बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे दो न्यूक्लियस बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल गया। ठीक है, फिजन डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस बेरियम और क्रिप्टॉन, ये और भी एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो वापस यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ, यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ अटैक करवाओ, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ छोटे छोटे से आपके पास में क्या बन जाएंगे, एटम्स मिल जाएंगे, साथ में 3 न्यूट्रॉन, किसी में 2 न्यूट्रॉन, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी बच्चों, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एक दो रिएक्शंस के एग्जांपल आप याद कर लो। ठीक है, नोट 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम विल जनरेट द 10 टू द पावर 14 जूल ऑफ एनर्जी, जो एमईवी में 200 एमईवी के बराबर होती है। तो एक रिएक्शन से इतनी एनर्जी बनती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि काफी सालों तक आप न्यूक्लियर रिएक्टर चला सकते हो कम अमाउंट ऑफ यूरेनियम की मदद से। ठीक है, वैसे इन रिएक्शंस का मेन काम तो वही है, पावर जनरेट करना, लेकिन आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, एटम बॉम्ब वगैरह बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ये होती कैसे है, इसी ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसी को तो चेन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज अ पिक्यूलर टाइप ऑफ रिएक्शन, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होती है, विच बिसाइड द अदर फिजन प्रोडक्ट्स, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती रहती है ना, प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इनिशिएटेड बाय द न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन ने अटैक करा तो ये न्यूट्रॉन से और न्यूट्रॉन बनाएंगे, ये न्यूट्रॉन आगे वाले न्यूट्रॉन को टकराएंगे, वो न्यूट्रॉन आगे वाले न्यूट्रॉन को टकराएंगे, और ये रिएक्शन चलती रहेगी। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो इस डायग्राम में हमने एक न्यूट्रॉन को किसके ऊपर टारगेट करा, यूरेनियम के ऊपर, वो यूरेनियम किस में टूटा, क्रिप्टॉन और बेरियम के ऊपर, और उसने तीन छोटे छोटे क्या जनरेट करे, न्यूट्रॉन जनरेट करे। अब ये न्यूट्रॉन आगे वाले यूरेनियम से टकराएगा और फिर वो यूरेनियम वापस क्या बनाएगा, क्रिप्टॉन बेरियम क्रिप्टॉन बेरियम क्रिप्टॉन बेरियम, और फिर वो वापस, तो देखो ना, एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन बनाए, 3 न्यूट्रॉन ने 9 न्यूट्रॉन बना दिए। तो ये रिएक्शन कंट्रोलेबल हो सकती है और अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है। ठीक है, कंट्रोल में करेंगे तो एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, अनकंट्रोलेबल होगी तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन दो तरह की होती है, कंट्रोल करी जा सकती है, अनकंट्रोलेबल भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आ रहा है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू फॉर्म अ सिंगल हेवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्यूजन। अब इसमें बड़ा न्यूक्लियस छोटे में नहीं बदलता, इसमें होता है छोटे छोटे दो न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, बट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जुड़ के है ना, इन्होंने ड्यूटेरियम बना दिया। देखो ना, प्रोटियम प्रोटियम और ये ड्यूटेरियम बना दिया, एक पॉजिट्रॉन निकला, एक न्यूट्रिनो निकला, और 0.42 MeV एनर्जी रिलीज हुई। ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एंटी कह सकते हो कि मतलब कि एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं हमारे, और ये हमारे पास में क्या हो गई, एनर्जी रिलीज। फर्दर आप 1H2 को रिएक्ट कराओ तो 2H3 बनेगा, हीलियम बन जाएगा, और 3.27 MeV निकलेगी। और 1H2 को वापस रिएक्ट करवाओगे तो 1H3 भी बना सकते हो, और 4.03 MeV निकलती है। बट इस तरह की रिएक्शंस के लिए है ना, कंडीशंस चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह चाहिए होंगे तभी बनेगी, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं बनती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को अर्थ पे बनाना पॉसिबल तो है, लेकिन काफी टाइम और काफी एनर्जी वेस्ट होती है। अभी ऐसा कोई सोर्स नहीं ढूंढा है, अगर ढूंढ भी लिया इन्होंने तो, बट फिर उसके लिए वापस खुद ही हाई टेम्परेचर लगा के आप खुद ही एनर्जी जनरेट कर रहे हो, तो मतलब एनर्जी बना रहे हो, एनर्जी ही वेस्ट कर रहे हो, तो वो वाला काम हो रहा है। तो अभी तक सही सस्टेनेबल एंड न्यूक्लियर
फ्यूजन पावर प्लांट बना नहीं है अभी तक। ठीक है, इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशन है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। पहला, द हाई टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द लाइट न्यूक्लियस टू हैव अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। इनको हाई टेम्परेचर चाहिए ताकि इनको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, सो दैट दे कैन ओवरकम देयर म्यूचुअल कंबाइंड रिपल्शन, और वो एक दूसरे का रिपल्शन तोड़ के एंड कम क्लोजर देन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दो एटम्स को सेम को पास में लाने के लिए उनके न्यूक्लियर रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। फिर हाई डेंसिटी और अ प्रेशर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ लाइट न्यूक्लियर एंड हेंस द इंक्रीज द रेट ऑफ फ्यूजन। एक दूसरे में मिलने के लिए और उनको क्या चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, कोलाइजन के नंबर बढ़ जाए, एक दूसरे में फ्यूजन हो सके, उसके लिए इनका हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूजन इज अ गुड रिएक्शन, बट फर्क क्या है कि इसमें ये कंडीशंस थोड़ी दिक्कत देती है। ठीक है, अब हमारे पास में फ्यूजन और फ्यूजन का डिफरेंस आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक है। पहला, इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, अ हेवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट इनटू द टू स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस। तो इसमें जुड़ के वो बड़े मासेस का जो चीज है वो छोटे छोटे में बढ़ जाएगा, जबकि फ्यूजन में क्या होता है, टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, तो दो छोटे मिलकर एक बड़ा बनाएंगे। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर वापस देखो, द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट नेसेसरी। इसमें ये प्रेशर और टेम्परेचर वाला दिक्कत है ही नहीं, जबकि इसमें कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेसेसरी। फ्यूजन की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स ऑफ दिस प्रोसेस, इसको करने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए, जबकि इसके लिए प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स, फ्यूजन करने के लिए हमें चाहिए प्रोटॉन्स। इट इज अ क्विक प्रोसेस, जबकि ये वाली जो है वो सर्वल स्टेप्स लेती है, फ्यूजन के लिए स्टेप चाहिए, जबकि ये क्विक प्रोसेस है, जल्दी हो जाती है। ठीक है, जबकि इसकी बात करूं मैं, फ्यूजन की बात करूं तो द एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल, 0.85 MeV की एनर्जी ही निकलेगी पर न्यूक्लियन, जबकि इसमें एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज वेरी लार्ज, 6.75 MeV मिलेगा। फ्यूजन में आएगा, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट, लेकिन फ्यूजन कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये हार्मलेस होता है। फ्यूजन के लिए द स्टॉक इज फ्यूजनेबल, फ्यूजन इज लिमिटेड, जबकि इसके लिए द फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी। हाइड्रोजन कहाँ नहीं है, सब तरफ हाइड्रोजन है, तो फ्यूजन के लिए तो फ्यूल बहुत सारा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिसे इसकी नीड है। और प्लीज यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है।